हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वनगर में 50 उम्र के मियाँ बीवी लता और कुलभूषण रहा करते थे। दोनों की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। कुलभूषण की एक अगरबत्ती की छोटी सी दुकान होती है जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। वो तीनों भी रात भर जागकर अगरबत्ती बनाते, काफी मेहनत करते। पल्लवी बिटिया, तू सोच, आप काफी रात हो गई है, तेरी आंखें जलने लग जाएंगी अगर तू नहीं सोई तो। नहीं माँ, आप दोनों के साथ में अगरबत्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकान वकान कुछ महसूस नहीं होती। भगवान जी की सौगंध। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पल्लवी अपने माँ पापा से भरपूर प्रेम करती थी। उसके लिए लता और कुलभूषण ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब लता और कुलभूषण दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी एक बस उनके सामने से तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। लता और कुलभूषण बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण और लता की मृत्यु के बाद पल्लवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। माँ, पापा, आप दोनों क्यों चले गए अपनी बिटिया को छोड़कर? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ, पापा। पल्लवी बिलक बिलक कर रोती है। कुलभूषण और लता के जाने के बाद उनकी अगरबत्ती की दुकान को तोड़ा जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी उस जमीन को खरीदकर एक होटल बनवाने लग जाता है। पल्लवी उस अमीर आदमी के पास जाकर कहती है, ओ काले चश्मे वाले भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी दुकान, मेरे पापा की दुकान, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी और आपने उसे तोड़ दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, सुबह सवेरे दिमाग खराब मत कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये फटीचर गरीब लोग। सिक्योरिटी गार्ड्स पल्लवी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारी पल्लवी के पास कमाने का कोई साधन नहीं था। ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पढ़ाई भी अधूरी रह गई। बिना शिक्षा के, पढ़ाई के मैं कहीं पर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। अपना पेट भरने के लिए क्या करूं मैं? पल्लवी फिर भी कई जगह जाकर काम ढूंढती है, जैसे फैक्ट्री, मिल, बाजार, बनिए की दुकान, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। गरीबी से तंग आकर पल्लवी को बहुत परेशानी होने लगती है। उसके घर के मालिक आकर चिल्लाता है, ए लड़की, घर का बिजली का बिल कभी भरेगी? हाँ, अगले जन्म में? बहुत हो गया तेरा नाटक। चल अभी के अभी इस घर को खाली कर और यहाँ से निकल जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध। ऐसा मत करो घर के मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में, बताइए। क्रूर घर मालिक बहुत ही बेरहमी से पल्लवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लग जाता है और फिर वो पल्लवी का भी हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है। पल्लवी उसके हाथ पांव पकड़कर उससे बहुत विनती करती है। उसके बावजूद भी वो अपने फैसले से टस से मस्त नहीं होता। बेचारी पल्लवी अब एक झोपड़ी में रहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी के चलते कचरा बीनना पड़ता है। वो एक झोला लेकर रोज सुबह कचरा उठाने निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतल, फेंके हुए सामान, टूटी फूटी चीजें और बाकी का कचरा अपने झोले में भरती और उसे कबाड़ी वाले के पास जाकर बेचती और जितने पैसे मिलते उससे कुछ खा लेती और फिर से अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन वो जब नुक्कड़ पर कचरा बीन रही होती है, तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं और वो सभी उस पर हंसती हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये तो पल्लवी है ना? हाय रे, क्या हाल हो गया है। देखो बेचारी का, माँ बाप क्या चले गए, ये तो बुरी तरह सड़क पर ही आ गई। वही तो, इसीलिए कचरा बीनकर अपना गुजारा कर रही है। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इस पूरे हादसे को एक हैंडसम नौजवान ने देख लिया होता है जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य एक यूट्यूब व्लॉगर होता है। सो सैड, बेचारी लड़की
ये लड़कियां कह रही थी कि इसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी। इसके मॉम डैड के जाने के बाद ये कचरा उठाने लगी है। मुझे इस बेचारी की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना होगा। शौर्य आसपास के लोगों से पल्लवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसे बेचारी पल्लवी की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं। भला किसी की लाइफ में इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? पल्लवी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, अब वो भी अधूरी रह गई है, बेचारी। शौर्य अगले दिन पल्लवी का कचरा बीनते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उस वीडियो को पोस्ट करता है और साथ ही वो पूरी दुनिया को पल्लवी की कहानी भी बताता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पल्लवी वायरल हो जाती है और उसके वीडियो को मिलियंस में व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे लोग भी आते हैं। जब पल्लवी अगली सुबह कचरा बीनने निकलती है तभी मोहल्ले में सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं और बाद में जाकर पल्लवी को पता चलता है कि वो वायरल हो गई है। शौर्य आकर पल्लवी से हाथ मिलाता है। हाय, मैं शौर्य सिंघानिया, वही शख्स जिसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको वायरल किया है। धन्यवाद ब्लॉगर बाबू, आपके कारण मेरी कहानी, मेरी दुख भरी दास्तान दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपके इस उपकार की हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वैसे तो मुझसे और मेरे हुलिये को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं ब्लॉगर बाबू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका मन साफ हो और दिल नेक हो वो लोग मुझे बेहद पसंद आते हैं। पल्लवी चली जाती है और शौर्य को पल्लवी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो उसे चुपके से देखने के लिए हर रोज मोहल्ले में आता है और उसे घंटों तक निहारते ही रहता। फिर वो उसे उसकी झोपड़ी के बाहर तोहफे रखना शुरू करता है। अरे ये तोहफा किसने रखा है? नाम भी नहीं लिखा है। पल्लवी जब उस तोहफे को खोलती है तो उसमें खाना और कपड़े होते हैं। शौर्य ऐसे ही हर रोज पल्लवी के लिए तोहफे रख कर जाता है, जिसमें हर दिन सभी जरूरत का सामान होता है। पल्लवी को अब डर लगने लगता है। पिछले एक हफ्ते से मैं तोहफों को स्वीकार कर अपने पास रख रही हूँ, जबकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। एक सुबह पल्लवी जानबूझकर 5 बजे के दौरान जाग रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर तोहफे रखता कौन है, और फिर जब वो शौर्य को देखती है तो वो चकित रह जाती है। व्लॉगर बाबू, आप, इसका मतलब ये रोज जो भी तोहफे यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो आप रखते हो? लेकिन क्यों व्लॉगर बाबू, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पल्लवी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा नेक दिल, तुम्हारा साफ मन, ये सब ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। पल पल तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए सजा जैसा है पल्लवी। पल्लवी, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन तुम कुछ और हो। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हो तो जिंदगी है पल्लवी। मैं तुम्हें बेहद, बेपनाह, बेइंतहा प्यार करता हूँ पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पल्लवी भी भावुक हो जाती है। हाँ व्लॉगर बाबू, मैं अपनी बाकी की उम्र तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। शौर्य और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और इस तरह गरीब कचरे वाली की जिंदगी बदल जाती है और शौर्य उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है। पाठक परिवार के छोटे बेटे कुंदन की शादी निष्ठा नाम की एक लड़की से होती है। निष्ठा स्वभाव और रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है और उसके आते ही सास बृंदा, ससुर सुरेंद्र और जेठ रितेश उसके तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं और इन सब से जेठानी बेला को बहुत गुस्सा आता है और जलन महसूस होती है। जैसे देखो, बस इस नई नवेली बहू निष्ठा की तारीफों के पुल बांध रहा है। मैडम को आए हुए अब तक ठीक से 24 घंटे तक नहीं हुए हैं, लेकिन देखो जो काम पिछले 1 साल से मैं नहीं कर पाई वो इसने सीधे एंट्री मारते ही कर दिया। ससुराल के पहले दिन ही बेला की पहली रसोई की रस्म होती है।
निष्ठा रसोई में आकर गैस के चारों ओर गंगा जल छिड़कती है और गुड़हल का फूल रखकर हाथ धोती है और प्रणाम करती है। अरे बस बस, अब माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। जब हम तुम्हारे घर रिश्ता पक्का करने आए थे तब तुमने कितने स्वादिष्ट और खस्तेदार समोसे खिलाए थे हमें। तुम्हारे मायके वाले हमेशा तुम्हारे हाथ के खाने की प्रशंसा करते रहते हैं और इसीलिए आज हम सब भी तुमसे बस बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ अच्छा सा, चटपटा सा, मीठा सा, कुरकुरा खाना बनाना। हाँ। निष्ठा बृंदा के पैर छूती है और उसका आशीर्वाद लेकर मां अन्नपूर्णा के नाम को लेती है। अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर शुरू करती है। वो घंटों तक खड़े रहकर कड़ी मेहनत और लगन से अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। चलो, अब ये शीरा और ये सब्जी बन गई है। अब फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ और उसके बाद फ्रिज में जमाई हुई बर्फी को निकालकर काटना भी तो है। हे भगवान, प्लीज मेरा साथ दीजिए, वक्त के पहले ही मैं सारा खाना बना पाऊँ। इतनी हिम्मत और ताकत दीजिए प्लीज। अब आएगा मजा जब सब लोग ये खुजली वाला पाउडर खाना खाएंगे और इन सब का इल्जाम लगेगा मेरी बेचारी भोली सी प्यारी सी मासूम सी देवरानी पर। निष्ठा की बच्ची, आज की तेरी पहली रसोई इस घर में आखिरी रसोई होगी। देखना तो, बहुत हुई तारीफें, अब बारी है गालियां सुनने की। बाद में निष्ठा और बेला दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सभी घर वालों को खाना परोसने लगते हैं। तब उस खाने को खाकर सभी बंदरों की तरह खुजलाने लग जाते हैं और उन सब की खुजली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अरे 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 कलमुही, करमजली, ऐसा कौन सा नमक डाल दिया अरे इस खाने में जो हम सब बंदर बन गए। हाय हाय, बहुत खुजली आ रही है रे। जिंदगी में पहली बार इतनी खुजली आ रही है। अरे आज तो हम चारों का खून निकल कर ही रहेगा, यूं खुजा खुजा कर। बेला, ऐसा क्या मिलाया है इस खाने में जो हमें इतनी भयंकर खुजली हो रही है? बताओ। पगला गए हो क्या रितेश जी? ये सारा खाना मैंने नहीं, निष्ठा ने बनाया है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये खाना नहीं खाया, वरना खुजला खुजला कर तो मैं लाल पीली हो जाती थी। हाँ, आप सबकी तरह। सबको यूं खुजलाते हुए देख निष्ठा हैरान और दंग रह जाती है। वो तुरंत अपने कमरे से एक स्प्रे लाती है और उसे सबके बदन पर छिड़क देती है, जिसके बाद उन सब की खुजली रुक जाती है। अरे निष्ठा बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली रसोई में ही हमें आधा मार डाला। खुजला खुजला के तूने हम चारों को लाल कर दिया। अरे कहीं कल को मार ही न डाले। अरे भगवान, ऐसी बात मत करो माँ जी, मरे आपके दुश्मन। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शिद्दत से सारा खाना बनाया। मैं खुद इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये सब आखिर कैसे हो गया। चुप रहो यार निष्ठा, तुम पूरे मूड की बैंड बजा दी। खाओ ये खुजली वाला खाना तुम ही। सभी घरवाले निष्ठा को खूब सुनाते हैं और ये सब देखकर बेला मन ही मन फूट फूट कर हंसती है और उसे बहुत खुशी महसूस होती है। बेला अब ऐसे ही रोजाना निष्ठा के बनाए हुए खाने को बिगाड़ती रहती है और उसे परिवार वालों की डांट पड़वाती रहती है। छी, ये चाय है कि क्या है? अरे नास पीटी, चाय में नमक और सब्जी में चीनी तेरी अम्मा ने डालना सिखाया था क्या है? ये मोहतरमा अपना दिमाग मायके में ही भूल आई है, इसलिए न कुछ सूझ समझ नहीं रहा। जितना अच्छा तुम्हारे बारे में एक्सपेक्ट किया था, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा अलग निकली। हाँ निष्ठा, और वो कटोरी में जो आलू थे वो सड़े हुए आलू थे। तुमने उन्हीं के पराठे बनाए हैं, उनसे किसी का पेट दुखा तो? निष्ठा भावुक हो जाती है और सभी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू बेला है, कुछ सीखो उससे। बेला बहू, तुम दोनों साथ में ही खाना बनाते हो तो इसे सही से बताया करो, क्या कैसे क्या करना चाहिए। देखो,
ये बेसन का चीला, ये मूली के पराठे, फ्रूट सलाद बेला बहू ने कितना स्वादिष्ट बनाया है, और एक तुम हो। निष्ठा को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई के एक कोने में बैठकर बहुत रोती है। बेला को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। रो रो और रो, तुझे यूं इस हाल में रोता बिलखते देख मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही है। एक दिन तो बेला निष्ठा के बनाए सब्जी में इतना सारा गैस पाउडर मिला देती है कि जब सारे घर वाले उसे खाते हैं तो उन्हें गैस की दिक्कत हो जाती है और घर भर में बदबू फैल जाती है। आय हाय, ऐसा क्या मिला दिया इस सब्जी में निष्ठा बहू कि हम सब बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं। बाप रे बाप, लाइफ में पहली बार इतना नॉन स्टॉप पाद मार रहा हूँ मैं। निष्ठा, दिस इज टू मच। छी 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 निष्ठा, देखो तुम्हारे कारण पूरे घर में ऐसा धुआं फैल गया है। गैस के कारण सबकी तबीयत खराब हो जाती है और पेट खराब हो जाता है। निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था और ये सब कैसे हो रहा था। दिन ब दिन उसे सबसे इतने ताने मिलने लग जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके और कुंदन के रिश्ते में भी दरार आने लगती है और क्रूर बेला इन सब से मजा लेती रहती है। एक दिन सभी बाहर गए होते हैं और घर में सिर्फ बेला और निष्ठा ही रहते हैं। तभी जब बेला रसोई में अपने लिए चाय बना रही होती है, तभी उसका पल्लू उड़कर गैस पर चला जाता है और वो आग पकड़ लेता है। बचाओ, आग, बचाओ! बेला गला फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगती है और इन सब में उसके हाथ से तेल की बोतल नीचे गिर जाती है और सारा तेल फर्श पर गिर जाता है और पल्लू की आग अब फर्श पर भी आ जाती है और पूरी रसोई में चारों तरफ आग लग जाती है। तभी वहाँ निष्ठा पहुँचती है और ये दृश्य देखकर वो एकदम से भौचक्का हो जाती है। आग! अरे कोई मुझे बचाओ, मैं आग में फंस गई हूँ। बचाओ रितेश जी, माँ जी, बचाओ ना। बेला दीदी आप घबराइए मत, बस हिम्मत मत हारिए, मैं आपको बचा कर रहूंगी। निष्ठा फौरन पानी का पाइप नल से लगाती है और पाइप से पूरी रसोई में पानी छोड़ती है और शॉल ओढ़कर खुद आग में कूद जाती है और बेला की साड़ी पर भी पानी डालती है और उसे बचाकर आग से बाहर निकालती है। बाद में जब सब सामने आ जाते हैं तभी निष्ठा, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। निष्ठा बुरा खाना नहीं बनाती, वो तो मैं थी जो उसके बनाए खाने में कुछ न कुछ मिलाती थी और उसे बुरा बनाती थी ताकि इसे आप सबकी डांट पड़े। लेकिन आज मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे कम चोट आई और तुम्हें हर तरफ चोट आई। मुझे माफ कर दो निष्ठा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। हाथ मत जोड़िए बेला दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। आइए जपी दीजिए मुझे अब एक। निष्ठा बेला को माफ कर देती है और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और उस दिन के बाद से दोनों भी खुशी खुशी साथ में रसोई में खाना बनाती हैं। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा ओके ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली, सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ हाँ, शेफ सलोनी तो, हाँ हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकार नाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है, वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूँ। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर YouTube से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब YouTube ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं YouTube पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ न कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी YouTube पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी YouTube पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहाँ पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है, अरे कल मुहे हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना? है तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो बाजी, मैंने ना मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी।
ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ, सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे। ये लो पानी। मम्मी, मम्मी ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नासपीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई, नासपीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो। यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसल कर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ आ आ आ आ आई, मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया, आप ठीक तो है ना भैया? वंश, बेबी आप चिल्ला क्यों रहे थे और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।
नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती। लाल, हरी, काली, हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था। और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी। अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने। आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है। ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियां सफाचट कर दी हैं। अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ। ऑल राइट। अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी। और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया? नहीं, बचाओ, भूत! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी,
लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू। चलो, आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा, तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।